अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पीएचपी का कोर्स अपने इख्तिताम पे पहुँचा है। कल मैंने जॉइंट्स कवर करवा दिए थे और आज मैंने सोचा कि सीएसएस को कवर कर लें। सीएसएस के भी इस तरीके से कुछ टॉपिक्स होंगे, जिस तरीके से एचटीएमएल के 2 टॉपिक्स मैंने बीच में करवा दिए थे। 2-3 वीडियोस करवाए थे जिसमें सारे तकरीबन टॉपिक्स जो मेन थे वो मैंने कवर करवा दिए थे। इस तरीके से ये इतना बड़ा कोर्स नहीं है सीएसएस का। इसमें भी 2-3 लेक्चर्स होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेक्चर्स होंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सीएसएस हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और एचटीएमएल में सीएसएस किस तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके साथ इसमें बेसिकली आप लोगों को ये पता चलेगा कि एचटीएमएल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग टारगेट करके उन पे कोई स्टाइलिंग है, कोई कलर है, कोई बैकग्राउंड है, कोई पेंटिंग है, वो किस तरीके से हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जब भी हम CSS आपको मैंने पहले जब HTML में कवर करवा रहा था तो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी, 2-3 चीज़ें बताई थी। उसमें ये था कि उसमें एक तो ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML जो है एज ए टेम्पलेट काम कर रहा होता है, एज ए स्केलेटन एक ढांचा काम कर रहा होता है। ठीक है, और स्केलेटन, ठीक है। और उसके बाद जो HTML के अंदर टैग्स हैं, हेडर है, मैंने कहा था एज ए आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ले लें। हेड है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद फुटर है, मतलब हेड बॉडी फुटर, वो एज ए ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, उस तरीके से HTML का है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से होता है। अब HTML को आप एज ए स्केलेटन स्केच आप जो है उसको एक ढांचा कंसीडर करें, और मेरे ख्याल में स्केलेटन का मतलब भी ढांचा ही है। बहरहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं स्केच ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप अगर CSS पे आ रहे हैं तो CSS क्या है। CSS अब उस ढांचे पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो कलर है, उसकी जो भी उस पर स्टाइलिंग इस्तेमाल होनी है तो उसको हम लोग CSS के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप CSS के बाद उसकी फंक्शनलिटी पे आते हैं तो फंक्शनलिटी हम उसकी PHP या जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी फंक्शनलिटीज़ पे काम करते हैं। ठीक है, तो HTML बीच में करवाने का मकसद क्या था और CSS लास्ट में करवाने का मकसद क्या था। CSS लास्ट में करवाने का ये मकसद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग CSS लास्ट में करवाने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उस एप्लीकेशन में ज़ाहिरी बात है HTML इस्तेमाल हो रही है, और HTML इस्तेमाल हो रही है लेकिन उसके कलर्स वगैरह नहीं है, उसकी कोई अच्छी लेआउट नहीं है, तो आपने उसकी लेआउट को थोड़ा इम्प्रूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो आप लोगों ने उसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, और CSS पे अमूमन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इजीली W3 स्कूल पे जाके सीख सकते हैं, यहाँ पे आके सीख सकते हैं। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इसके CSS के थ्रू जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग टारगेट करके उस पर स्टाइलिंग लगाते हैं। और सेम गोज़ टू जावास्क्रिप्ट, जब आप जावास्क्रिप्ट में जाते हैं उसमें भी HTML के जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, वो टारगेट करके कोई इवेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन CSS में हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करके उस पर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एलिमेंट क्या हैं। चलें, एलिमेंट HTML मैंने 2 फाइल बना दी हैं, एक अलग से कोर्स का मैंने फोल्डर बना दिया, इसमें मैंने 2 फाइल बना दी है, एक HTML का, एक CSS का। ठीक है, अब CSS में जितना भी लिख लूँ और जब मैं पेज पे जाऊँगा, इस पेज को मैं जब ओपन करूँगा तो ये ओपन कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि CSS में कंटेंट तो नहीं है। CSS इसलिए शो नहीं होगा। CSS सॉरी, CSS जो यूज़ होता है मोस्टली इसलिए यूज़ होता है कि वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। HTML पे स्टाइलिंग जो होती है, ठीक है, तो इसको इस HTML के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई भी HTML लिखूं, ठीक है, तो उस पर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। अब देखते हैं HTML का मैंने HTML स्टार्ट किया और मैंने इसमें लिख दिया फर्स्ट CSS क्लास। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट CSS क्लास लिख दिया।
और ये मेरा हेडर है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पे मेटा टैग्स और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। एसईओ से रिलेटेड या कोई आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट या सीएसएस का फाइल कोई ऐड करना है या कोई और फाइल आपने ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। इसको हम लोग एसेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप एसेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स में आपके मल्टीपल चीज़ें आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, इमेजेस की डायरेक्टरीज आ जाते हैं और फाइल्स के फोल्डर आ जाते हैं, तो उनका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग CSS का फाइल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ। अगर मैं इसको h1 लिख लेता हूँ, h1 टैग लिख लेता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट CSS क्लास, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? h1 का एलिमेंट है। हमने पढ़ा था कि ये h1 एक टैग है। इसको आप टैग कहें या एलिमेंट कहें सेम बात है, ठीक है। अब ये HTML का एक एलिमेंट है, HTML का एक टैग है। अब इस पर मुझे स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो मैं CSS में स्टाइलिंग लिखूँगा। अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग लिखता हूँ तो वो इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फ़ाइल यहाँ पे ऐड नहीं है। तो ये फ़ाइल मुझे जो CSS की जो फ़ाइल है वो मुझे HTML में ऐड करनी पड़ेगी या लिंक करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम PHP में लिंक करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उस तरीके से। लेकिन तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि ये जो CSS का फ़ाइल है ये हमें इस HTML के फ़ाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये काम करने लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो ये फ़ाइल इंक्लूड नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इस पर इनलाइन CSS भी लगा सकता हूँ या मैं यहाँ पे फाइल बेस्ड CSS भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊँ, वो ये है कि CSS ऐड करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यू कैन ऐड CSS इन HTML विद 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। पहला तरीका कौन सा है? थ्रो एक्सटर्नल फाइल CSS। दूसरा जो तरीका है आपका वो है इनलाइन CSS। तीसरा जो तरीका है आपका वो ये है कि फाइल बेस्ड CSS, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हैं। इन तीनों तरीक़ों से आप लोग CSS ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें फ़ाइल के थ्रू CSS ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, ये मैंने वैसे बना दिया है। ये आप काम करेंगे एज ए असाइनमेंट, लेकिन बाकी एक तरीके से मैं कर दूंगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही बता दिया है कि आप यहाँ पे जो भी CSS लिखेंगे, ठीक है, और वो आप यहाँ पे आके ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो फाइल बेस्ड CSS हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल CSS। और इनलाइन CSS कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, और उसके साथ मैं जो फाइल बेस्ड CSS है वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे थे, H1 एक बना दिया। अगर मैं इसको चलाऊँ तो किस तरीके से नज़र आता है? ये इस तरीके से नज़र आता है, क्योंकि H1 टैग है। यहाँ मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, F12 पर दबा दिया या इंस्पेक्ट करके इसको मैंने ऑन कर लिया। तो ये देखें आप, हेड है, बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर आप इसको लेके जाएँ तो ये H1 है, ठीक है। अब ये जो इंस्पेक्ट टूल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप CSS लिख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप लोगों ने हमेशा ऑन ही रखना है, ठीक है। ऑन क्यों रखना है? क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल चीज़ें ट्राई आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, इस तरीके से आप लोगों को करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे H1 पे कोई CSS अप्लाई करनी है। मुझे H1 का जो कलर है सिंपली वो चेंज करना है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? एक तो ये है कि मैं इनलाइन CSS, इनलाइन मतलब एलिमेंट के साथ ही CSS। इनलाइन किस तरीके, इनलाइन का तरीका है, इनलाइन का तरीका ये है कि आप लोगों ने स्टाइल लिखना है, उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने दो इन्वर्टेड कामाल देने हैं और उसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया कलर रेड, ठीक है। तो ये मैंने कलर रेड लिख दिया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे कलर रेड आ गया, यहाँ पे कलर रेड इसका आ गया। अब ये क्या है? ये एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट कहा जाता है। H1 एक एलिमेंट है, H1 एक टैग है, एक एलिमेंट भी कहा जाता है इसको। और ये जो कलर मैंने लिखा है, कलर इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये रेड जो है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। और ये
इस CSS अप्लाई करने का तरीका है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, अगर मैं ये हटा देता हूँ, स्टाइल पूरा हटा देता हूँ, तो फिर ये अपना जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अब फिर इसको लगा दिया। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको स्टाइल को हटा के मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो ये इस तरीके से नहीं लगाना, इनलाइन नहीं लगाना, मुझे फाइल बेस्ड लगाना है। फाइल बेस्ड के लिए आप लोगों को स्टाइल लिखना पड़ेगा और स्टाइल के बाद आप लोगों ने टैग लिखना है या आप लोगों ने एलिमेंट को टारगेट करना है। ये मैंने H1 लिखा है और मैंने यहाँ पे लिखा है कलर रेड। ठीक है, मैंने एलिमेंट को टारगेट कर दिया कि जो भी इस पेज पे H1 हो उसका कलर रेड कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 10 H1 है तो सबका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक। तो मैंने 10 3 4 लिखे तो सबका जो कलर है वो रेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 लिखा, मतलब जो भी H1 है वो सबका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टाइल कलर और ग्रीन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एक है इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो ऊपर से रेड आ रहा था, लेकिन इसकी जो इनलाइन CSS मैंने लगाई है तो उसके लिए उसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। अब कलर ग्रीन किस तरीके से हो गया? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी जो भी चीज़ करीब होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अब देखें, इनलाइन जो CSS है ये हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि इनलाइन जो CSS है उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है जिस पे दो तरह के CSS इम्प्लीमेंटेड हैं। एक फाइल बेस्ड इम्प्लीमेंट है या एक्सटर्नल फाइल बेस्ड इम्प्लीमेंटेड है, या आप लोगों ने इस तरीके से इनलाइन आपका इम्प्लीमेंटेड है। तो वो इनलाइन जो भी उसकी प्रॉपर्टी या स्टाइलिंग जो इम्प्लीमेंटेड होगा वो उसको ही फॉलो करेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से टारगेटिंग होती है। अब आपने क्या किया, H1 को टारगेट किया और उस पर आप लोगों ने कलर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप इस तरीके से कोई और एलिमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ एक। ठीक है, मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ। P मतलब पैराग्राफ। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, पैराग्राफ है तो उसकी जो हाइट है वो कम होगी और इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ जो है कम होगी, तो बाकियों की फ़ॉन्ट की साइज़ ज़्यादा है। तो अब ये इसका जो कलर है वो ब्लैक है। अब मैंने P लिखा है तो मैं इसको अगर P को ही यहाँ जस्ट रिप्लेस कर दूँ तो इसका जो कलर है इसका भी रेड हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है यहाँ पे कोई और कलर, जो कोई और प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करनी है जिस पे मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़। अब ये देखें कितनी चीज़ें नज़र आ गई। जैसे मैंने फ़ॉन्ट लिखा तो मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब जब आप CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे ये मैंने लार्ज लिख लिया। ठीक है, अब लार्ज में देखते हैं क्या आता है। लार्ज में इस तरीके से नज़र आता है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे साइज़ चाहिए, तो मैंने 36 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 36 पिक्सल मैंने लिख दिया तो ये इस तरीके से नज़र आने लग गया। ठीक है, अब कहाँ पे ये आ रहा है नज़र? अगर मैं इस पर आके क्लिक कर दूँ, अब देखें इंस्पेक्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके जस्ट क्लिक किया तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आने लग गया। अब मैं यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे सही लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इतना कर दिया। अब मुझे बताएं कि इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, 24 कर लूँ, 25 कर लूँ, 24 कर लेता हूँ, तो अब देखें 24 कर रहा हूँ तो इनकी तरह लग रहा है, लेकिन ये थोड़े मोटे हैं, बोल्ड हैं, ये बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। और विच प्रॉपर्टी, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ CSS बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, या CSS टेक्स्ट बोल्ड। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ये फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होता है फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी अगर आप लोगों को चीज़ नहीं आ रही तो आप लोगों ने सर्च आउट करना है और इस तरीके से आप लोगों ने उसका जवाब ले लेना है। चलो, फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट में मैंने लगा दिया 400, ठीक है। वो 100 से स्टार्ट होता है और 600 तक होता है, 500 तक, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे कर दिया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि 500 कर दिया मैंने, अगर इसको नहीं, अगर इसको 600 कर दिया, 700 कर दिया, 800 कर दिया, 900 कर दिया, 700 कर दिया, बहरहाल 700 कर दिया, ठीक, 800 कर दिया। अब 800 कर दिया। अब 800 जब मैंने किया है तो ये देखें कि ज़्यादातर इसके साथ ही लग रहा है कि बिल्कुल सही है। अगर मैंने इसकी अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दूं, 32 कर दूं और 800 कर दूं, तो ये बिल्कुल ही उस तरीके से H1 की तरह लगने लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं। अब ये इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 400 लिखा हुआ है, मैंने अब फिर सेव नहीं किया था, अब मैंने सेव कर दिया तो अब ये इस पर 400 आ गया, हालांकि ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं कोई और प्रॉपर्टी दूंगा तो और प्रॉपर्टीज़ को और तरीके से टारगेट होगा, ठीक है। और कोई और एलिमेंट लिखूँगा तो उसको फिर उस तरीके से यहाँ से लिख के वो भी टारगेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेन लिख दिया, ठीक है। स्पेन भी एक प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में दिस इज़ स्पेन, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्पेन को भी टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से क्या होता है कि सारे जो भी स्पेन होंगे उन सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको, तो हम क्लासेस और आईडी देते हैं, ठीक है। अब क्लासेस और आईडी दे के डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब जिस भी प्रॉपर्टी, जिस भी एलिमेंट को फिलहाल क्लास हो तो उसका कलर रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे H1 का क्लास है, मैं क्लास का नाम ही रेड लिख लेता हूँ, ठीक है। या मैं क्लास का रेड फ़ॉन्ट लिख लेता हूँ, नाम इसका इस तरीके से, ठीक है। अब मैं जिसको भी ये क्लास दूंगा उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये हटा दिया, मैं इसको सब कुछ हटा दिया मैंने, ठीक है। और ये मैं स्टाइलिंग सब की हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई, क्लास को किस तरीके से टारगेट करते हैं, क्लास को हमेशा डॉट के साथ टारगेट करते हैं। डॉट लिखा, वो मैंने रेड फॉन्ट क्लास लिखा और इस तरीके से मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर दिए और मैं कलर रेड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मैं ये क्लास ऐड करूँगा उन सब का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखें, सिर्फ इसमें ये क्लास ऐड है तो इसका कलर रेड है, ठीक है। अब मैं ये क्लास जहाँ जहाँ ऐड करूँगा तो उसका कलर रेड होता जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये दूसरे का भी हो गया। अब मैं यहाँ स्पेन पे लगा दिया तो स्पेन का कलर भी रेड हो जाएगा। ये देखें, जहाँ जहाँ मैं वो क्लास लगा रहा हूँ वो रेड होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और आईडी का भी इस्तेमाल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन क्लासेस और आईडी को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं चाहता हूँ कि किसी और क्लास में आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से आप आईडीज़ और क्लासेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसी में ही बता दूँ, क्योंकि क्लासेस तो मैंने पहले बता दिया है। तो आईडी बता दूं, लेकिन आईडी और क्लासेस की थोड़ी अहमियत ज़्यादा है, तो ऐसे करते हैं, उनको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही है। तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से एलिमेंट्स को हम लोग टारगेट करते हैं और आसानी से आप लोग प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। आप लोगों ने एक और चीज़ मैं भूल गया आप लोगों से डिस्कस करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ CSS चीट शीट यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप CSS के चीट शीट पे जाएंगे, ये कि ऐसा कोई वेबसाइट खुलेगा और इस पे जो भी बेसिक्स हैं CSS के, तो वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है। अब CSS के सारे बेसिक्स लिस्टेड हैं, ये सिलेक्टर है, ठीक है। और ये इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल ऐड होता है और ये इंटरनल स्टाइलिंग इस तरीके से होती है, हम लोग इंटरनल कर रहे हैं, फाइल पेस्ट कर रहे हैं, या इनलाइन इस तरीके से होता है। अब देखें, ये
इसको सिलेक्टर कहते हैं। जो भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं ऊपर उसको सिलेक्टर कहा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, उसके बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ये CSS का बेसिकली सिंटैक्स है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग ये अगर आप लोगों ने देख लिया एक दफ़ा, आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो मैं कहता हूँ आप लोगों को पूरी CSS समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। अब मैंने क्या कवर करवाया, मैंने ये कवर करवाया कि सिलेक्टर आपने लिखना है और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखना है। ये मैंने समझाया कि किस तरीके से आप लोगों ने फ़ाइल इंक्लूड करना है। तो बाकी आप लोग यहाँ से देख लें, ये कॉपी कर लें और जो भी फाइल का नाम है वो लिख लें और ये .css लगा दें। ठीक है, और ये इस तरीके से इनलाइन CSS लिखा जाता है, स्टाइल टाइप और फिर कलर और उसकी वैल्यू। या आप लोगों ने इनलाइन लिखना है तो ये टैग है या कोई एलिमेंट है और उसके बाद स्टाइल, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, फिर टैग बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कवर कर दिया। अब ये क्लियर फिक्स एक और अलग चीज़ है। क्लियर फिक्स क्या है उसको आप लोग देख लें, गूगल कर लें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं, ये सिलेक्टर हैं। सिलेक्टर में हम लोगों ने क्या किया कवर, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि डॉट के साथ हम लोग क्लास को शो करते हैं। ये देखें डॉट के साथ क्लास आ गया। अब हैश के साथ आईडी शो करते हैं तो एलिमेंट विद आईडी आ गया। और डिव डॉट क्लास नेम, डिव हैश विद आईडी नेम, हैश आईडी नेम स्टैटिक, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने खुद जाके एक्सप्लोर करना है तो आप लोग इस वेबसाइट पे देख के खुद चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक चीज़ को छेड़ें। यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड में इमेज किस तरीके से लगता है। यहाँ इसने पोजीशन लगाई हुई है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये प्रीव्यू है, ये किस तरीके से इमेज नज़र आएगा। ये यहाँ पे कलर है, फॉर एग्जांपल मैंने इस कलर को छेड़ दिया, ये ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे इसकी CSS चेंज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। चलें इसको हटा दिया, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। ये कोई बटन इन्होंने बनाया है, बटन कहाँ बनाया हुआ है, HTML में इन्होंने बटन बनाया हुआ है। अब ये जो CSS है, बटन की CSS इम्प्लीमेंट हो रही है। साइज़ ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, बटन बढ़ रहा है और यहाँ इसकी CSS इम्प्लीमेंट हो रही है। अब ये क्या है, डॉट माय बटन, एक बटन है जिस पे क्लास लगा हुआ है डॉट माय बटन का। ठीक है, और उस पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, ये प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंटेड है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, और बड़ा कर रहा हूँ बड़ा हो रहा है। पेडिंग और कर रहा हूँ तो पेडिंग आ रही है, ये देखें यहाँ पे पेडिंग चेंज हो रहा है और यहाँ पे इस पर पेडिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं रेडियस लगा रहा हूँ तो ये रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंने फ़ॉन्ट आप लोगों को सिखाया कि फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरीके से, मैं फ़ॉन्ट का साइज़, ये जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ और साइज़ कम कर रहा हूँ। और लेटर स्पेस है, ये अगेन एक प्रॉपर्टी है। वर्ड स्पेस अगेन एक प्रॉपर्टी है। कलर है, यहाँ कलर पे कलर आपने दे दिया, कोई भी कलर है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन हो गया। यहाँ पे ये सारे कलर्स हैं। और वेट है, बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया। डेकोरेशन है अंडर, ये इस तरीके से लाइन दे दें, ओवर द लाइन दे दें, या इस तरीके से आप लिख लें। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके। ठीक है, और इस तरीके से ये एक चीट शीट है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं कुछ चीज़ें। ये तो बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें कवर करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा आप लोगों को क्लास का भी बताया और बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत कवर की हैं। लेकिन अगला जो क्लास हमारा होगा वो IIT क्लासेस के बेस पे होगा और उसमें हम लोग नेस्टेड चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ पे तो हमने जस्ट एक एलिमेंट को टारगेट किया है और थोड़ा बहुत क्लासेस को देखा है और थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को IIT समझाऊँगा और क्लासेस समझाऊँगा, नेस्टेड क्लासेस समझाऊँगा, नेस्टेड एलिमेंट समझाऊँगा। ठीक है, तो मल्टीपल सेलेक्ट किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से 2-3 लेक्चर उसमें पूरा हम लोग CSS फाइंड अप कर देंगे। और जो मैंने आप लोगों को चीट शीट का बताया है उसको भी आप फॉलो कर लें। अगर उसको आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।